3 बार ओमकार करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। संकल्प लेंगे, मन ही मन संकल्प दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प गुण दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रफ कीजिए और धीरे से अपनी आंखों पे लगा के अपनी आंखें खोलें। प्रणाम मैम। पीडीएफ ओपन करेंगे सभी। कल कहाँ पढ़ रहे थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एंड किया था हम लोगों ने। 19 पेज है, 19 डाल्टन योजना पढ़ेंगे। जिसको भी पढ़ना है स्टार्ट। मैं पढ़ती हूँ। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलन पास्कर ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की, जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। मैम मेरी आवाज क्लियर है? डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है, जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की अतिरिक्त विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है, उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है। वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में वाटक निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करता है। कार्य अन्वितियों में बटा रहता है। जितनी अन्विति का कार्य पूरा हो जाता है, उतना का उल्लेख उसके रेखा पत्र ग्राफ कार्ड पर किया जाता है। एक मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके किए हुए कार्य पर निर्भर रहती है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इस योजना के अनेक रूपांतर हुए, जैसे बटेविया, विनेटका आदि योजनाएं। डे-क्रोली योजना यद्यपि इससे पूर्व की है, फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए। माइक्रो टीचिंग उपागम। माइक्रो टीचिंग अब विभिन्न विषयों के शिक्षण में काफी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने लगी है। प्रशिक्षण विद्यालयों में विभिन्न पाठों को इस उपागम के माध्यम से सरलता से प्रभावशाली रूप में पढ़ाया जाता है। इस विधि में छात्र अध्यापकों को पहले किसी कौशल के बारे में भी भली भांति बताया जाता है। कौशल, स्किल। हाँ,
पढ़ेंगे। फिर उसे प्रदर्शन तथा प्रतिमानों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। छात्र अध्यापक प्रतिमानों के माध्यम से उस कौशल का निरीक्षण करते हैं, फिर पाठ तैयार किए जाते हैं और उन्हें कक्षा में पढ़ाया जाता है। भानु जी, आप लोग सही पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, निरीक्षण नहीं निरीक्षण लिखा है। निरीक्षण निरीक्षण करते हैं, फिर पाठ तैयार किए जाते हैं और उन्हें कक्षा में पढ़ाया जाता है, जिन्हें वीडियो टैप अथवा ऑडियो टैप किया जाता है। जब छात्र अध्यापक 8-9 मिनट पढ़ा देता है, तब उसके सुपरवाइजर 1 मिनट शेष है का निर्देश देते हैं और जब पाठ खत्म हो जाता है, तब छात्र अध्यापक को उसका मूल्यांकन चार्ट दिया जाता है। इस प्रकार इस उपागम से शिक्षण का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। शिक्षण के द्वितीय चरण में शिक्षक एवं छात्र अध्यापक मिलकर शिक्षण पर परिचर्चा करते हैं और आवश्यकता अनुसार टेप का भी प्रयोग करते हैं। लगभग 8-10 मिनट की इस परिचर्चा में छात्र अध्यापक की गलतियों और अच्छे बिंदुओं के आधार पर उसे सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके पश्चात छात्र अध्यापक लगभग 15 मिनट के लिए चला जाता है। इस समय वह अपने पाठ पढ़ाने के लिए सुझावों के अनुकूल तैयारी करता है। यह समय योजना बनाने का समय अथवा तृतीय चरण कहलाता है। फिर छात्र अध्यापक दूसरे दौर में पढ़ाता है, जिसे पुनर्शिक्षण काल कहा जाता है। इस समय छात्र अध्यापक अपना पहला पाठ जा प्रथम चरण में पढ़ा चुका है, उसी कक्षा के दूसरे छात्रों के समूह को पढ़ाता है और फिर 8 और 9 मिनट बाद परिचर्चा काल प्रारंभ होता है और इस प्रकार से इस उपागम में लगभग 40-50 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्रकरणों का मान छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशल के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। चलिए, ये जिसने जिसने अभी सुना वो बताओ इसमें क्या बताया गया है। डाल्टन शिक्षण अध्ययन है, इसमें क्या बताया गया था? अभी सब पढ़ा भी भाग्यश्री जी ने सही और सुना सबने। इसमें क्या बताया गया? क्योंकि हम लगातार टीचिंग मेथड को हम डीप में पढ़ा रहे थे, तो अब इसमें बताइए कि इसमें क्या डिफाइन किया गया, किसके लिए? जो डाल्टन योजना है ये 1912 से 1915 में विकसित हुई, जिसमें हेलेन पार्कस नाम की कुमारी हेलेन पार्कस नाम की शिक्षा वैज्ञानिक थी, जिन्होंने ये असाइनमेंट वाली योजना लाई। असाइनमेंट में हर मास के लिए जो भी छात्र है उनके सामने शिक्षार्थियों को शिक्षक असाइनमेंट देंगे, काम बांट देंगे, काम स्वतः अर्पण कर देंगे, अभिहस्तांकन के लिए कुछ कार्य देंगे और हर मास में उन्होंने वो कार्य करके लेके आना है। उसके बाद वो जैसे कार्य एक मास का पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर अगले मास के लिए कोई निर्धारित कार्य दिया जाता है। ये है डाल्टन योजना, जिससे वो शिक्षार्थी जो है वो स्वावलंबी हो जाते हैं और वो अपना कार्य खुद कर विद्यार्थी, शिक्षार्थी नहीं विद्यार्थी छात्र। अब इसमें अभी ट्रेंड किया जा रहा है। जब भी कोई मेथड तो पहले ट्रेंड किया जाता है, तो वो विद्यार्थी से शिक्षक, फिर जब वो शिक्षक बनेंगे, अभी जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो अभी आप क्या है, विद्यार्थी हैं, ठीक। तो अभी जो हम आपको टास्क देंगे वो एज अ स्टूडेंट देंगे, हम एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट, ठीक है। फिर जब आप प्रॉपर टीचिंग करेंगे तब आप क्या होंगे, एज अ टीचर वहां होंगे, और जिनको आप ये काम, ये वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो वहां स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक। इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैटर्न किस पर बात हो रही है। अभी यहाँ क्या है, शिक्षार्थी नहीं है, शिक्षक के द्वारा ये विधि बताई जा रही है कि स्टूडेंट को कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। तो तरीका क्या बताया गया है इसमें, ये तो हम लोगों ने प्रॉपर जो इसमें लिखा है, इसका जो जीस्ट निकल के आया वो ये है कि
जो भी टास्क है, अब जिसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर यदि क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो 30 स्टूडेंट को हमने 30 असाइनमेंट ब्लैक बोर्ड में एक लिस्ट बना दी या अदर से एक लिस्ट बनाई। अब 30 स्टूडेंट को हमने बोल दिया जिसको जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगता हो, जिसमें जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता हो, वो इसमें से अपने टॉपिक को डिसाइड कर। उसने ले लिया, उस पर उसने असाइनमेंट बनाया। फिर उसमें से ये जो डाल्टन योजना यहाँ क्या है कि जो असाइनमेंट हमें मिला है उसको क्लास में डिस्कस भी करना है, उसे क्लास में डिस्कस भी करना है। मतलब केवल असाइनमेंट बना के नहीं रख लेना है, असाइनमेंट बनाकर उसे क्लास में सबमिट नहीं करना है। क्या करना है, उसे डिस्कस करना है कि जो इस असाइनमेंट को हमने बनाया है उसमें जो भी एक्सपर्टीज लगी है हमारी, जो भी स्पेशलिटी जो भी निकल के आई है, जो भी स्पेशलाइजेशन दिखाई दे रहा है, वो क्या है और कैसे है, उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इसे जिसने असाइनमेंट को कंप्लीट किया है वो स्टूडेंट के समक्ष अपने विचारों को रखे। ठीक, ये है यहाँ पर। इसीलिए लेसन प्लान किन के लिए कहा जाता है? बड़े लोगों के लिए। ठीक है, लेसन प्लान टीचर्स के लिए होता है, क्योंकि बीएड में या जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते ये सब क्या है, ये लोग लेसन प्लान बनाते। तो लेसन प्लान क्या है हमारा? यही लेसन प्लान है। लेसन प्लान मीन्स पूरे जो हमें पढ़ाना है पूरा हमने उसका प्रिपरेशन किया, रिटन में लिया, उसके बाद क्लास में जाने से पहले हम क्या करेंगे। और एक चीज सब लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं लिख लीजिए, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी, एक अच्छे गैदरिंग में बैठते वहां भी लोग पूछ लेते हैं कि लेसन प्लान जो है वो बनाया कब जाता है, या क्लास जिसमें हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो उस क्लास का जो टाइम है उससे कितनी देर पहले टॉपिक को हमें रिवीजन में लेना चाहिए। जितने लोग बैठे उनमें से किसको मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन ये है, यदि क्लास में सपोज करके आप टीचर है या हम टीचर है, कोई भी है, हमें जैसे आपकी क्लास 6 बजे का टाइम है, हम 6 बजे आपकी क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, तो 6 बजे यदि क्लास में आ रहे हैं तो हमें अपने इस क्लास की तैयारी कितनी देर पहले करनी चाहिए? एक दिन पहले, रात को। अगर सुबह है तो रात को। सब लोग अपना अपना बताएंगे, फिर जो मनोवैज्ञानिक मेथड है, जो रियल है, वो हम बताएंगे। सब अपना अपना बताएंगे, सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलत होगा। मैडम 8-10 मिनट पहले ही पकड़ लीजिएगा। और एक दिन पहले मैम एक दिन पहले प्लानिंग बना लेना चाहिए। रात में मैम, चाहे आप कुछ भी करिए लेकिन तैयारी 1 घंटे पहले। हाँ भाई, तो आप पुरानी मैम लोग तो थोड़ा लेट ही होगा ना, 10-15 मिनट में हो जाएगा जो लोग। नहीं, 10-15 1 घंटे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना आपका टॉपिक है उसको आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, जो एक प्रॉपर मेथड है उसमें 1 आवर का टाइम दिया गया है। और बात पुराने और नए में है तो उसमें तो ये है कि जैसे अभी हम आते हैं आपको पढ़ाने, आज तक हमने आपको कोई मैटर देखा नहीं। तो कभी ये होता है कि आप लोग कुछ गलत पढ़ते हैं पीडीएफ में, तो कभी कभी पीडीएफ ओपन करके आज तक हमने कभी आपको कोई मैटर नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। जब से हमने क्लास ली आज तक नहीं देखा है ना हम नेट का, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाते हैं तो हमको ऐसी नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका है, जब वो हमारा सब्जेक्ट में बहुत कमांड ना हो तो क्या करना है, 1 आवर पहले देखना, इतना है। और 1 दिन पहले ये सब तो क्या है कि जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं, समझना है। अब मान लो कि बिल्कुल नए लोग हैं और हमें क्लास डिस्कस करनी है, तब क्या करना है, तो रात में भी देख लिया। लेकिन जब आप 1 घंटे पहले देखते हैं तो क्या होता है कि माइंड में वो सारे टॉपिक्स फीड होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको ये पता होता है कि मेरी क्लास कितने टाइम की है। सपोज करके आपको अभी टाइम दिया गया, आज 20 मिनट्स की क्लास है, कोई लेक्चर है, क्लास दी गई, या 30 मिनट की है। पर वही कभी ऐसा भी होता है कि उसको ज्यादा समय के लिए बढ़ा दिया जाता है, किसी कारण से कम भी कर दिया जाता है। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी होती है।
ठीक है, बेस्ट क्वालिटी होती है। आप लोगों ने किसको देखा होगा, कभी जो पोडियम पे लोग खड़े होते हैं उन्हें माइक मिलता है, ठीक, फिर उनको स्लिप दी जाती है बार बार कि अब आप माइक को रख दें। तो ये क्या है, ये सब बहुत चीप काम लगते हैं, या ये कहें कि अनअवेयर वाली प्रोग्रामिंग है। आपको पता होना चाहिए कि जितना हमें टाइम मिला है उससे 30 सेकेंड्स पहले अपने टॉपिक को बाइंड अप कर दीजिए। 30 सेकेंड पहले यदि आप टाइम अपने टॉपिक को बाइंड अप कर देते हैं और जो टाइम पर्टिकुलर मिला है बस उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट को इंट्रोड्यूस कराइए, उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। और जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करना होता है क्लास में। कोई भी क्लास हो, कहीं गैदरिंग में कोई लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हो, किसी में भी हो, डिलीवर कर रहे हो, तो वहां पे इन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग लेसन प्लान देख रहे थे, और ये लेसन प्लान टीचर्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स से टीचर्स में, बीएड वाले स्टूडेंट से टीचर्स में जा रहे हैं, जो टीचर्स हैं पर्टिकुलर, उनके लिए प्रोग्रामिंग है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व। देखो, जब हम सब लोग सही शिक्षक होंगे तो ही अपने घर के लोगों को सही शिक्षा के बारे में समझा पाएंगे। जब खुद शिक्षक नहीं होंगे सही, शिक्षक का मतलब जरूरी नहीं कि सब आप टीचिंग करने लगे, शिक्षक का मतलब जो विषय पढ़ा है उसकी सही जानकारी हो। चलिए आगे बढ़िए बाक्षी। सामाजिक मैम ये रह गया ना मैम, ये जो माइक्रो टीचिंग वाला मेथड था उस पे हमारी चर्चा नहीं हुई मैम। माइक्रो टीचिंग को आगे जो हमने पढ़ा इसमें सामाजिक के साथ माइक्रो टीचिंग, इसमें देखो माइक्रो टीचिंग में तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस समय जो पढ़ रहे हैं ये क्या किसका पाठ है, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आमने सामने है, ये शिक्षा ही कह सकते हो, ये माइक्रो टीचिंग मतलब ठीक है। ऑडियो और वीडियो दोनों है इसमें। नहीं मैम, इसमें जैसे मैं अभी पढ़ा हूँ, इसमें ये वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, वो मैंने पहले कभी जाना नहीं था ये चीज ऐसी भी होती है। तो उसमें छात्र अध्यापकों ने कैसे आगे चल के अपने कौशल को दिखाना है, उसके लिए वो मेथड बताई है वो परिच्छेद में। इसमें ये है कि जो लिखा हुआ है, छात्र अध्यापक को, इस विधि में छात्र अध्यापकों को पहले किसी कौशल के बारे में भली भांति बताया जाता है। छात्र अध्यापकों को, ठीक है, जो अभी हम बोल रहे थे ना कि जब छात्र स्टूडेंट टीचिंग करते हैं, जैसे बीएड वाले लोग हैं, तो बीएड वाले वो आपने देखा होगा जब फाइनल होता है प्रैक्टिकल वाले, तो बीएड वाले स्टूडेंट टीचिंग करते हैं एज अ टीचर। बीएड वाले जो स्टूडेंट है, बीएड एमएड ये करते हैं, ये पहले पढ़ाई करते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस में टीचिंग करते हैं, ठीक है, एज अ टीचर। तो उन्हीं को लिखा है छात्र अध्यापकों। तो इस विधि में छात्र अध्यापकों को पहले किसी कौशल के बारे में भली भांति बताया जाता है। तो बीएड वाले जिन लोगों ने किया है या नहीं किया है तो सभी सुनेंगे। जैसे हमने पूरे 1 ईयर का 2 इयर्स का बीएड हो गया, ये उन्हीं के लिए माइक्रो टीचिंग, उनकी प्रोग्रामिंग है वहां पर। तो वो लोग ने पढ़ाई की 2 साल की, ठीक है, अभी 2 साल का हो गया, पहले 1 साल का बीएड था, तो 2 साल पढ़ाई की, फिर उनका 15 डेज या 20 डेज टीचिंग का रखा जाता है, टीचिंग प्रोग्रामिंग रखी जाती है। उसमें उन स्टूडेंट को एज अ टीचर और उन्हें सब्जेक्ट दिया जाता है कि हिंदी पढ़ाना है और हिंदी में कौन सा लेसन पढ़ाना है, ये बता दिया जाता है। हिंदी पढ़ाना है, सपोज करके हिंदी है, और हिंदी में एक उनको मैथिली शरण गुप्त की एक पोएम दे दी गई पढ़ाने के लिए, ठीक है, या ये कह दें कि जीत और हार एक लेसन का नाम है हिंदी में, उस लेसन को पढ़ाना है। अब उस लेसन को पढ़ाने के लिए उनको कहा गया कि इसकी पूरी प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे करनी है ये टीचर पहले सिखा देते हैं उनको, ठीक। अब वो प्रोग्रामिंग टीचर्स बता देते हैं, फिर वो लोग जब टीचिंग करेंगे, जो छात्र अध्यापक बनेंगे, वो क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक। अब इसमें क्या किया जाता है, जो पहले सिस्टम नहीं था, अभी 10 इयर्स से ये प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से दी जा रही है कि जो टीचर्स पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे सपोज करके, तो वो क्या करते हैं, कुछ क्लिप्स ले जाते हैं। कैसे कि उन्हें सपोज करके यूएस में कोई चीज दिखानी है, या
प्रोग्रामिंग दिखानी है या ताजमहल दिखाना है, ठीक है, लेसन का नाम या लेसन की थीम ताजमहल से रिलेटेड है, तो क्या किया, वो क्लिप में पूरा ताजमहल को ले जाते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के ले जाते हैं, स्लाइड दिखे वहां पे है, कंप्यूटर वगैरह जो भी है, या वो अपने लैपटॉप से मोबाइल से जैसे उन्हें सपोर्टिव लगे, तो वो क्या करते हैं, वो ताजमहल को इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा डिफाइन किया, फिर ताजमहल को प्रॉपर दिखा दिया, ठीक है, उनका कलर, उनका स्ट्रक्चर जो कुछ भी है वो दिखा दिया और बता दिया, उसके बाद उसको बंद कर दिया, अब ताजमहल के बारे में बताएंगे। तो ये क्या है, ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट होता है, जिसमें जो भी आपको बताना है, जैसे हम आपको भी कुछ बताएं, किसी का नाम ले, सपोज करके टेस्ला नाम ले, अब टेस्ला के बारे में कुछ भी बताएं, आपको टेस्ला की पर्सनालिटी नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तो हमने जैसे ही गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, हम उनके बारे में बताएं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, आप नहीं इतनी जल्दी कैच कर पाएंगे कि सीईओ है गूगल के सुंदर पिचाई हैं, कर्नाटक से हैं, और वो गूगल के सीईओ बने हुए हैं, और एक ऐसे पर्सन है जिनका वर्ल्ड में कोई भी अपोजिट पर्सन नहीं है, ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदर पिचाई का अपोजिटर कोई नहीं है, एक भी पर्सन उनका अपोजिटर नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिक बात है, ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरह की पर्सन को हम बता रहे हैं, हमने क्या किया, तुरंत एक क्लिप में सुंदर पिचाई को दिखा दिया, 2 मिनट की। मैम सुंदर पिचाई तमिलनाडु से, मदुरई से मैम। कहाँ पड़ेगा, साउथ में? मदुरई से, हाँ मदुरई से, वो कर्नाटक से नहीं है, मदुरई तमिलनाडु रहे हैं वो, जो स्टार्टिंग टाइम में 2 जगह वो शिफ्टिंग हुई है उनकी, ठीक है, तो उसमें दोनों में आता है, आप देखिए, ठीक है, जब उनका जन्म का जहाँ है और पढ़ाई का जहाँ, ये दोनों, जन्म तमिलनाडु से है और पढ़ाई वगैरह है उनकी कर्नाटक से भी है, ठीक है, वो चीज है, तो इसलिए तो बाद में एजुकेशन उनका पेनिनसुला का है, हाँ, तो बाद में उनका है, ठीक है, तो सुंदर पिचाई के बारे में हमें बताना है, तो हमने क्या किया, क्लिप में उनको शेयर कर दिया, तो ये है माइक्रो टीचिंग का पार्ट। तो क्लियर हो गया उमेश जी, माइक्रो टीचिंग क्या है, ठीक है, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों है, और जो बड़े लोगों के लिए है, जिसमें से बीएड और एमएड के लोग आते हैं इसमें स्पेसिफिक, ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। भाषी, सामाजिक विकास। योग शिक्षा से व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है, व्यक्ति चरित्रवान बनता है, कर्तव्य पालन की भावना बढ़ती है। यदि जन जन में कर्तव्य निष्ठा आ जाए, जन जन चरित्रवान बन जाए, तो समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारे विश्व का कल्याण हो जाए। योग शिक्षा से व्यक्ति में सामाजिक कल्याण तथा इसको अंडरलाइन करिए, ठीक, कौन सा? यदि जन जन में कर्तव्य निष्ठा आ जाए, जन जन चरित्रवान बन जाए, तो समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारे विश्व का कल्याण, ठीक, इसी का नाम है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्, इसी का भाव पढ़ेंगे भाग्यश्री। योग शिक्षा से व्यक्ति में सामाजिक कल्याण तथा विकास की भावनाएं भी भरी जा सकती है। सामाजिक विकास तथा उन्नति में योग शिक्षा निम्न आधार पर सहायक हो सकती है। नंबर 1, व्यक्ति समाज कल्याण के लिए सभी सहायक हो सकता है यदि वह स्वयं तन तथा मन से स्वस्थ है। योग तन तथा मन स्वस्थ रखकर व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि से अभिप्राय है समाज की भलाई तथा विकास। नंबर 2, योग राजसी तथा तामसी भोजन के स्थान पर सात्विक भोजन पर बल देता है। यह कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन से आचरण तथा व्यवहार में सुधार होता है। योग सद आचरण की प्रेरणा देता है। आज की युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। यदि वर्तमान युवा पीढ़ी सद आचरण करने वाली होगी तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य सुरक्षित है। भाग्यश्री जी रुकेंगे। इस समय इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है? केवल इंडिया की बात करें। भारत की आज की सबसे बड़ी हमारी जो है मैम, हमारे अपने ब्रेन से जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, सुंदर पिचाई से लेकर सत्यम नडेला से लेकर हमारे सीईओ बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी में है, वो हमारी ताकत है।
और सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी कमजोरी। ताकत में है हमारे 60 करोड़ युवा है भारत युवा इस शक्ति। समय का हाँ 60 देश अभी, हाँ मैम, भारत का अभी जो है हमारा भारत देश पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। हमारी युवा लगभग उम्र जो है 30 से कम है। हमारे देश की उम्र जो है एवरेज जो एज है, हाँ ठीक है। और जितने विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री, जिसमें चाइना ओल्ड में चला गया है, ठीक है, न्यू जनरेशन है ही नहीं वहां पर। डेवलप्ड कंट्री में न्यू जनरेशन नहीं है, ठीक है। न्यू जनरेशन जो है 60 करोड़ 60 करोड़ पॉपुलेशन अपने आप में युवाओं की मायने रखती है, ठीक। ड्रॉबैक क्या है कि इस समय युवा नशे में जा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा नशे में युवा पीढ़ी जा रही है, ये कमजोरी है। तो इसमें सुधार के लिए किनकी आवश्यकता है? पेरेंट्स को बच्चों में समय दें बच्चों के लिए, और टीचर्स स्टूडेंट की बात को सुने। ये दो लोग अपना काम सही से करना शुरू कर दें तो इस समस्या से बाहर आया जा सकता है और युवाओं को बाहर लाया जा सकता है। ठीक, पढ़ेंगे नेक्स्ट बात से। नैतिक विकास। योग शिक्षा नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहा जाता है कि यदि धन गुम हो जाए तो व्यक्ति धन फिर कमा लेगा। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह जीवन में कुछ खोता है, परंतु चरित्र ही नहीं है तो उसने सब कुछ खो दिया है। योग शिक्षा नैतिक विकास तथा संवेगात्मक विकास की दिशा में संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य करती है। नंबर 1, योग सद आचरण, संयम, इंद्रिय निग्रह की भावना मन में भरता है। उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्य करना तथा संवेगात्मक व्यवहार करने के गुण पैदा करता है। नंबर 2, आज सत्य, प्रियता, कर्तव्य निष्ठा, दया, सहानुभूति, प्रेम, शांति, सहयोग केवल पुस्तकीय शब्द रह गए हैं। वास्तविक जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। योगिक क्रियाओं से व्यक्ति में ये गुण पैदा ही नहीं होते, वरन वास्तविक जीवन में व्यक्ति इन्हें अपनाता भी है। सांस्कृतिक विकास। किसी भी देश नाम पढ़ना है, एक मिनट रुकेंगे। ये जो लिखा है इसमें, आज सत्य, प्रियता, कर्तव्य निष्ठा, दया, सहानुभूति, प्रेम, शांति, सहयोग केवल पुस्तकीय शब्द रह गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। वास्तविक जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक, इस समय आप देखेंगे आपके पास कितनी भी क्वालिटी हो और आपके पास धन ना हो, ठीक है, बहुत रेयर पर्सन होंगे जो आपको कैच करेंगे। और आपके पास कुछ ना हो, येन केन प्रकार्य, ये संस्कृत का वर्ड है, येन केन प्रकार्य, कहीं से भी बस आपके पास धन दिखाई देना चाहिए तो व्यक्ति सबसे पहले उसी के पास चला जाए। ठीक, कुछ हद तक ये सही भी है और कुछ हद तक ये गलत भी है। ठीक है, और धन कब व्यक्ति के लिए यूजफुल होता है? जब इसमें दी हुई जो क्वालिटीज हैं ये है, यदि सद्बुद्धि है तो धन आपके काम का है, और सद्बुद्धि ना हो और फिर आपके पास धन आ जाए तो सिर्फ इसका मिसयूज होता है। ठीक, तो जहां आपको धन की आवश्यकता हो सबसे पहले अपनी सद्बुद्धि को भी जगाएं। जो भी काम करें, कुछ भी गेन करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि जो हम लेने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं, इसका हम उपयोग करना जानते हैं या नहीं। ठीक, क्योंकि रुपए कमाना ये बड़ी बात नहीं है, रुपए को सही ढंग से खर्च करना ये बड़ी बात है। ठीक, रुपए कमाना बहुत लोग कमाते हैं और फिर कैसे खर्च करते हैं आप सब परिचित हैं। ठीक है, तो रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है, रुपए को खर्च करना, तरीके से खर्च करना, जहां नहीं खर्च करना है वहां बचाना है रुपए को, और जहां ओपन हार्ट खर्च करना है वहां खर्च कर देना है। ये जब समझ कब आती है? जब हम सही तरीके से सद्बुद्धि के साथ धन का नियोजन करते हैं, धन को अर्न करते हैं। चलिए पढ़ेंगे भाग्यश्री जी आगे सांस्कृतिक विकास में। सांस्कृतिक विकास किसी भी देश के उत्थान पतन
में उस देश की संस्कृति का बहुत योगदान होता है। भारत का गौरवमय इतिहास इस बात का प्रमाण है। भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, जहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं। आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु संस्कृति का पतन होता रहा, देश का पतन होता रहा। आज भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से भी निम्न जीवन जीने को विवश है तथा भारत विश्व समुदाय का कर्जदार है। ऐसी विकट स्थिति में रोशनी की माध्यम की लो नजर आती है तो वह केवल योग है। योग शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृति बनाने तथा सांस्कृतिक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य कर सकती है। नंबर 1, योग शिक्षा सद आचरण, संयम, नियम तथा इंद्रिय निग्रह आदि के माध्यम से उपयुक्त मानवीय मूल्यों को विकसित कर व्यक्ति को संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। नंबर 2, युवा वर्ग को विशेष रूप से योग संबंधी साहित्य तथा दर्शन आदि से परिचित करवाकर अपनी संस्कृति को, जो पश्चिमी संस्कृति के कारण समाप्त होती जा रही है, जानने तथा पहचानने में सहायता मिल सकती है। युवा वर्ग को अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करने का अवसर तथा उसके मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर मिल सकता है। आध्यात्मिक विकास। भाग्यश्री 1 मिनट के ऊपर आइए 1 में फर्स्ट पॉइंट में, जहां सब लोग अपने पीडीएफ में ठीक कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, जहां लिखा है उपर्युक्त होगा। पहले तो उपर्युक्त मानवीय मूल्यों को विकसित कर व्यक्ति को संस्कारित बनाने में, संस्कृति नहीं है, संस्कारित है। चलिए आगे पढ़िए। आध्यात्मिक विकास। भारत आर्थिक आधार पर नहीं वरन आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु माना जाता रहा है। विश्व के अनेक देशों के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। भारत के साधु सन्यासियों का संयमी जीवन, लंबी आयु, जीवन के आदर्श उसके प्रेरणा स्रोत थे। धीरे धीरे हम अपना गौरव भूलते चले गए। वर्षों तक विदेशियों द्वारा लूट तथा दासता के जीवन ने हमें आर्थिक आधार पर ही नहीं, आध्यात्मिक आधार पर ही खोखला बना दिया। योग शिक्षा ही एक ऐसा उपाय नजर आता है जो व्यक्ति के आत्मिक उत्थान तथा आध्यात्मिक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य संपन्न कर सकती है। नंबर 1, योग शिक्षा से स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व का बोध संभव है। महत्व शरीर का नहीं, आत्मा का है। शरीर तो जन्म लेता तथा मरता है, परंतु आत्मा अमर है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। स्थूल शरीर तो यही समाप्त हो जाता है, ऊपर सूक्ष्म शरीर ही जाता है। नंबर 2, सभी प्राणी उस परम पिता परमेश्वर के अंश है, इसीलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। छोटे बड़े का भेदभाव भूलकर समता की भावना भरने से योग शिक्षा बहुत सहायक हो सकती है। चलो ठीक, एक इम्पोर्टेंट चीज बात बताते हैं। योग का जितना इंडिया में तो अवेयर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं पर करते नहीं हैं। अभी यूएस का वो आया है, रिपोर्ट आई है यूएस की और यूके की भी शायद है। वहां पर 1 में से मतलब 7 में से 1 मतलब 7 लोगों में से एक व्यक्ति कंटिन्यूटी में योग कर रहा है, जो कि भारत का भी रेशियो इससे काफी पीछे चल रहा है। इसका मतलब कि बाहर जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा अवेयर है। और हम लोग, आपको पता है सबसे ज्यादा फिजिकल हेल्थ किसकी डाउन है? इंडिया में डाउन है। लोगों की सबसे ज्यादा फिजिकल हेल्थ इंडिया में डाउन है, क्योंकि यहाँ के लोग बस यहाँ 40 क्रॉस हुए, 30-40 क्रॉस हुए, सबको लगता है बस अब बुजुर्ग होने की तरफ जा रहे हैं, अब तो बस ऐसे बीमारी होना मस्ट है, ऐसे ही रहना है, सब नॉर्मल सी चीजें चलने लगती माइंड में। ठीक है, तो योग क्या है? और जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि योग से ही सारे समाधान मिल सकते हैं इस समय, तो ये किस योग की बात की जाती है?
यदि योग में ही सारे समाधान ढूंढे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, सभी समाधान योग के अंदर हैं, तो ये योग किसकी बात कर रहे हैं? किस योग की हम लोग बात कर रहे हैं? जिसमें सभी समाधान दिख रहे हैं, तो ये योग कौन सा है? ये किस तरह के योग करने की बात हो रही है? क्वेश्चन मेरा समझ में? रिपीट करूं? हमने पूछा अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है? पूरे अष्टांग योग, ये केवल फिजिकल योग की बात नहीं चल रही है कि केवल हमने फिजिकली योग कर लिया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसी बात से अवेयर नहीं है कि बस उन्होंने सोचा है फिजिकल कर लिया। फिजिकल तो एक ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल एक माइन्यूट सा पार्ट है, जिसका कोई बहुत और उसे योगा ही कहा जाता है मैम, उसे योगा ही कहते हैं, बस वो योग नहीं हो सकता। योग है ही नहीं, वो योगा ही है। योग का मीन्स है जहां बॉडी, माइंड और सोल एक साथ कनेक्ट होते हैं। हम जब भी होते हैं, आप लोगों को कॉमन डेफिनेशन ही बोलते हैं कि योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। जब बॉडी, माइंड और सोल तीनों एक साथ को रिलेट कर जाए तो समझ लेना अब हम योग कर रहे हैं। और जब तीनों एक साथ सेटिस्फाइड ना हो रहे हो, इट मीन्स ये योगा चल रहा है हमारा, ठीक? तो योगा की नीड नहीं है हमको, हमें योग की नीड है। क्योंकि योग क्या है, जब भी आप प्रॉपर योग करेंगे, और योग करके आप गलत किसी के बारे में सोच नहीं सकते। सोचेंगे तो आप ही का मन परेशान हो जाएगा कि हम गलत सोच रहे हैं, ये आपको खुद से लगेगा हम गलत सोच रहे हैं और हमारा समय बेकार चला गया। और जब आप केवल फिजिकल लेवल पर योग करते हैं तो फिर आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता खास, ठीक है? तो ये योग, और जब भी योग की बात की जाए, जिस योग से हम पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, तो ये योग है जिसमें हमारे शरीर के साथ प्राण जुड़ा हुआ। प्राण का मतलब जो कुछ भी हम करते हैं वहां हमारे श्वासों की अवेयरनेस हो। क्योंकि जिस चीज में हमारे काम में यदि श्वास की अवेयरनेस नहीं है तो आप समझ लेना सोल तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सोल सेटिस्फेक्शन के लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हमारी श्वासों के साथ अवेयरनेस होती है तब हम सोल से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि श्वासों के साथ जैसे ही जुड़कर हम कुछ भी करते हैं, इवन आप 1 घंटा भी कोई काम कर लें या 5 मिनट आप ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ काउंटिंग कर लें, कुछ भी ऐसा करें जिसमें आप फुल टाइम, जितना भी टाइम डिसाइड किया है आपने अपने लिए, उतने टाइम श्वासों से कनेक्ट हो। और कम से कम सोते समय, उठते समय, दिन में रेस्ट किया है, कहीं जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, कुछ टाइम ध्यान से अपनी श्वास पर चेक कर लिया करो, कौन सा स्वर चल रहा है मेरा। ये अवेयरनेस आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे कैसे आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देगी। जितना हमारा मेडिकल साइंस अभी डेवलप हुआ है, जो आज कुछ सालों में हम लोग इसमें देखते हैं, वो सेल, आपको पता है जो बाहर हैं अदर कंट्रीज में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट किसके हैं? ये फिंगर है हमारे, इस फिंगर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट के ऑस्ट्रेलिया में कई लोग ऐसे, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऋषिकेश में, वहां ये हमने देखा था। ये जो फर्स्ट पोर है, ये इसके अलग एक्सपर्ट है, सेकंड के अलग है और थर्ड के अलग है। आप समझ पाए? इतना साइंस डीप में चल रहा है, डीप में वर्क कर रहा है। लेकिन हम लोगों के इंडिया में जो हम लोगों का योग है, जो जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, यूनिवर्स क्रिएशन को काउंट किया जाता है, तब से स्वर पर विज्ञान चल रहा है, स्वर विज्ञान बोला जाता है। स्वर के माध्यम से ये पता कर लिया जाता है आप कितने दिनों से बीमार है और आपका भविष्य क्या होने वाला है, ठीक है? स्वर के माध्यम से नाड़ी आयुर्वेद में चला जाएगा आपका, ठीक है? नाड़ी देखकर लोग, जो सही आयुर्वेद वाले लोग हैं, वैद्य, नाड़ी देखकर पता कर लेते हैं घर में कौन बीमार है, माँ बीमार है कि पिता बीमार है। आपकी नाड़ी से पता कर लेते हैं आपके घर में कौन बीमार है, ठीक? इतनी कीमती ज्ञान से हम लोग अनभिज्ञ होकर ये जो देखते हैं ऐड, शैम्पू से बाल अच्छे हो रहे हैं, जिनके बाल थे वो हट गए, जो उसमें दिखाते हैं बूस्टअप हो रही है बॉडी, इतने सारे हॉर्लिक्स, कितनी प्रोग्रामिंग आ रही है। आपको लगता है इससे ऐसा होता है?
जो बाहर क्या चल रहा है, जो फॉरेन में है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे तो फॉरेनर्स के साथ पूरी गैदरिंग में रहे, वो लोग पीते हैं गोमूत्र सुबह उठकर, ठीक है, वो गोमूत्र पीते हैं सुबह उठकर, और हम लोग चाय पीते हैं। मतलब जो किसी काम का नहीं, हम लोगों की देश की गाय है और हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर हम लोग एक जगह मिलने गए थे यूएस में, वो है डॉक्टर है, उन्होंने इंडिया से, यहाँ कानपुर में एक जगह है, कभी आप कुछ दिनों बाद वो उनके यहाँ आते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर यूएस में न्यू जर्सी है, वहां पर 200 जो ये वाली गाय है, गिरी गाय होती है, सबसे महंगी और सबसे बेस्ट क्वालिटी की गाय होती है, गिर 200 गिर गुजरात की है वो बीड़। तो वो उनका पूरा व्यवसाय चल रहा है, और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, गाय को छोड़कर पैकेट ले रहे हैं, अमूल, नमस्ते इंडिया, है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कम से बी अवेयर अपने बच्चों के लिए, बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिमोट अपने हाथ में रखिए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मोबाइल अपने हाथ में रखिए, जितने टाइम जो प्रोग्रामिंग दिखानी है वहीं बैठिए, बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल उठा के रख लीजिए। नहीं आपने ऐसा किया तो फिर आप समझिए आप जो पढ़ रहे हैं वो व्यर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक। क्योंकि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते, बच्चों की नहीं करते, बच्चे तो हमारे ही से आए हुए हैं, ठीक है, तो हम जो उन्हें देंगे वो उन्हें मिलेगा। तो ध्यान रहे मोबाइल रिमोट पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या बच्चों को दिखाना है, कितनी देर देखना है, और फिर अपने हाथ में लीजिए, उठा के अलग रखिए। तो ये इसलिए आपको बताया कि योग का मतलब है इन चीजों को प्रॉपर समझ ले, ये नहीं कि ये सब बस हमने पढ़ा, बस पढ़ लिया, पेपर हो गया, खत्म कहानी। तो ऐसे पढ़ने की जरूरत क्या, फीस बर्बाद करना है ऐसे, ठीक है। पढ़ने का मतलब देखो, हम सब लोग एक रामचरित मानस में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक गिलहरी थी, वो भी सेतु पुल बन रहा था, उसमें सेवा कर रही थी। हम लोग पूरी दुनिया को नहीं संवार सकते हैं, पर अपने को, अपनी फैमिली को तो ठीक कर सकते हैं। इतना तो कम से कम योगदान दे, क्या सब हम लोग सरकारों पर ही डिपेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब है पहले अपने आप को शिक्षित करें और अपने घर को शिक्षित करें। तो योग का अर्थ है अपने खान पान, रहन सहन, आदतों को ठीक करें। इसीलिए पूरा अष्टांग योग हमारे योग की जीवन शैली में कनेक्ट होता है, पूर्ण अष्टांग योग, जिसमें यम भी है, नियम भी है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि क्यों लास्ट में लगा है कि यदि हम सिस्टमैटिक जीते हैं तो मोक्ष हमको यहीं घर ही में मिलेगा, मोक्ष के लिए कहीं नहीं जाना है, ठीक ना। मोक्ष के लिए कोई विशेष कर्म करना है, जो हमारा हमें कर्म दिया गया है करने को, या जो हमारी दिनचर्या है उसको यदि अष्टांग योग के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दें तो मोक्ष हमको डेली का डेली हमारे पास मोक्ष है। इसके लिए एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नया सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो हम जो टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे वो इसी से कोरिलेट कर रहा है पूरा। तो योग को सभी पूरी समझदारी से करेंगे। कितने लोग हैं जो डेली योग करते हैं, कुछ भी हो बट करना है, ठीक है। कभी टाइम ना हो तो 5 मिनट करिए, केवल 5 मिनट, बट करिए जरूर। और कहीं लगे कि 5 मिनट भी नहीं है तो जब आप ड्राइविंग पे हैं या ट्रेन पे कहीं सफर कर रहे हैं, आप शांत बैठिए, आंख बंद करिए, ना आंख बंद कर आप अपने श्वासों को काउंट कर लीजिए। क्योंकि जब योग करना है, योग के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास पर्टिकुलर कोई प्लेस होना चाहिए, कोई अदर व्यक्ति होना चाहिए, कोई सिचुएशन होनी चाहिए। योग का मतलब है हम जहां हैं वहीं अपने आप को कितना अवेयरनेस में देख सकते हैं, तो वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आध्यात्मिक विकास में वो एक बात याद आ गई मैम, आपने बताया था शरीर जो है मतलब सर्वांगीण विकास के लिए आपने बताया था शरीर 4 प्रकार के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा और परमात्मा। कितने? स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर। कारण में आत्मा। शरीर 3 होते हैं, स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, ठीक है, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, और कॉजल बॉडी क्या होती है? कारण शरीर। कारण शरीर हमारी आत्मा से रिलेटेड होती है, ठीक है।
और आत्मा को जब सही वातावरण या जो हमारा शरीर मन से सही सहयोग मिलता है तो आत्मा में परमात्मा के गुण विकसित होना शुरू होते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, ये सब सर्वांगीण विकास में काउंट होगा। और फिर याद रहे, यदि अपने जीवन को पूरे आधार में बेस से बदलना है तो पहली चीज ध्यान देंगे, अपनी डाइट है, जो अपना अन्न है, अपने घर में भोजन आता है, वो ईमानदारी के पैसों का है। यहां से शुरुआत होती है जीवन के बदलने की। आप योग पूरे जीवन करिए और भोजन आपका कैसे भी पैसे आ रहे हैं और उसका आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके जीवन में कुछ काम आने वाला नहीं। ठीक है, भोजन कितना भी, जरूरी नहीं इसमें बहुत वैरायटी हो, बहुत कम वैरायटी हो, लेकिन ईमानदारी के पैसों से जो भोजन की व्यवस्था होती है और उसे प्रेम से बनाया जाता है और प्रेम और शांत मना स्थिति में खाया जाता है, वही भोजन हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे भाग्य को बदलने में सहयोग करता है। ठीक, इसलिए योग तभी फलीभूत होगा जब आपका भोजन ठीक है, फिर हमारा सोने और जगने का टाइम ठीक। बस यहां से योग की शुरुआत होगी। इससे पहले आप जो भी करें वो योग की शुरुआत नहीं मानी जा सकती, स्टार्टिंग में नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, क्लास पढ़ते पढ़ते अपने जीवन को भी ठीक करें। ठीक है, तभी हम समझेंगे ये क्लास किसी काम की थी। नहीं तो हमको लगता है, हमको वैसे भी इस समय पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है जीवन में दिखना चाहिए बस। ठीक है, डिग्री तो बात की चीज होती है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग प्रॉपर रिवीजन करेंगे, पेपर की भी सही तैयारी हो और अपनी बॉडी भी सही फिट हो। ठीक है, चलिए बाय। बाय मैम।